शफाफ पानी के झरने के पास वो बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। उनके अतराफ में काउन का सिरप फैला हुआ था। कुछ परिंदे हवा में उड़ते हुए उसके आसपास घूम रहे थे। वो परेशान सी बहते पानी के झरने और उसके दिल को छू लेने वाली आवाज़ को सुन रही थी। एलवान, एमआरआई बाहिफाजत अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक लड़का उड़ता हुआ अचानक उनके पास पहुंचता सर झुकाकर बताने लगा। क्या तुमने एमआरआई की मदद की थी? वो अपने गाउन को एहतियात से थाम कर झटका देने के बाद उठ खड़ी हुई। परिंदों ने गाउन के सिरे को पानी में जाने से बचाने के लिए उनके गाउन के सिरों को अपनी चोंच में उठा लिया। मरून कंधों से पांव से नीचे तक गाउन में सुनहरी स्टोन चमकते हुए रोशनी बिखेर रहे थे। सर पर रखा कीमती ताज उनकी वहाँ की बड़ी शहजादी सरदारी का दावा कर रहा था। जी नहीं एलिवान, वहाँ किसी इंसान ने उन्हें बाहिफाजत मेराम शराजी के घर तक पहुँचा दिया था। वो लड़का वहाँ का खादिम मालूम होता था। ठीक है, नज़र रखो एमआरआई पर। हम एमआरआई से हर मुमकिन बेवकूफ़ी की तवक्का कर सकते हैं। अभी तक वो अपनी अंगूठी नहीं ढूंढ पाई हैं। जहाँ रह रही हैं उनकी आंखों के सामने ही है। हम उनसे रब्ता कैसे करेंगे उन्हें वो पता नहीं, कब समझेंगी हमें या खुद को या अपनी पावर्स को। एलवान परेशान सी होरान को जाने का इशारा करते हुए एमआरआई से खफा थी, जो कोई काम ढंग से नहीं करती थी। वो सर हिलाता गायब हो गया। एलवान भी वापस मुड़कर झरने के पास गाँव फैलाकर बैठ गई। उन्हें महसूस हो चुका था एमआरआई की पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने हुरान को मदद के लिए भेजा था। लेकिन उसकी मदद करने से पहले ही एमआरआई महफूज हो चुकी थी। एमआरआई सुबह उठने के बाद नज़ालिया से उसके झूठ की वजह पूछने के लिए बाहर निकली, लेकिन नज़ालिया कहीं नहीं मिली थी। अलबत्ता शहरियार से उसका टाकरा ज़रूर हो गया था। तुम उसके साथ क्या करके आई हो एमआरआई? शहरियार को उसके भागने का मालूम हो चुका था। वो उसके पास ही उसे सबक सिखाने आ रहा था, लेकिन वो खुद ही उसके सामने आ गई थी। मुश्किलें एमा को ढूंढती थी और एमा उनके गले ही जा लगती थी। तुमने वहाँ मुझे भेजा था, मैं सबको बताऊंगी तुमने और नज़ालिया ने मेरे साथ क्या किया है। एमा लाउंज में खड़ी उस पर सर्द निगाहें गाड़े किसी को बताने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन माह कामिल और हमायूं सुबह सो रहे थे। नज़ालिया और शहरियार इस वक्त जॉब के लिए निकलने वाले होते थे। आज शहरियार वहाँ मौजूद था, अलबत्ता नज़ालिया गायब थी। बताकर दिखाओ, ज़ुबान कुत्ती से खींच लूँगा। मैं कह रहा हूँ सीधी तरह वापस वहीं चली जाओ, मेरे लिए अरबों की बात है, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। शहरियार सर्द लहजे में एमा के हाथों को सख्ती से दबोचे खड़े हुए, दांत कचकचा कर आंखें गाड़े हुए था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे किसी का खौफ नहीं है, ना ही मेराम का, अगर वो भी निकालेगा। इस घर से तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। रोक कर दिखाओ मुझे। वो भी दो बदू उसे सर्द लहजे में पावर करा गई थी। शहरियार ने उसे रोकने के लिए स्टोर में बंद करने का सोचा। वो उसे दोनों हाथों से थामे सख्ती से घसीट रहा था। वो खुद को आज़ाद करवाने के लिए हाथ पाँव मार रही थी। इतने में वहाँ नज़ालिया पहुँच गई। शहरियार ने देखकर फ़ौरन पैंतरा बदल दिया। नज़ालिया, इस लड़की को देखो, दिखने में कितनी मासूम है, लेकिन मुझे तो घिन आ रही है इससे। कितनी चालाक लड़की है इसने। शहरियार अफसोस से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए नज़ालिया को बता रहा था। एमा मुँह खोले उसके झूठ पर देखते हुए शर्मिंदा करना चाह रही थी, लेकिन वह ढीठ इंसानों की फहरिस्त का बंदा था। नज़ालिया ने गुस्से से एमा को देखा। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती अपनी कपकपी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें कितना मासूम समझती है एमआरआई, और तुम एक शादीशुदा मर्द पर नजरें गाड़े बैठी थी। तुमने सोचा मेराम ना सही तो शहरियार ही सही। कितनी गंदी सोच की हो तुम एमआरआई। नज़ालिया ने अफसोस और दुख से कहने के बाद एमा के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा था। एमा लड़खड़ाकर गिर पड़ी। काले निशान पर मज़ीद एक और निशान बन गया था। नज़ालिया नफरत से उसे देखकर घर से बाहर निकल गई। वो मारूद को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, रिपोर्ट कमरे में ही भूल आई थी। शहरियार को वहीं रुकने का कहकर वो रिपोर्ट लेने गई थी, और जब वो वापस आई तो शहरियार और एमा को इतने पास देखकर दिमाग ही सनसना उठा था। बिना झूठ सच जाने वो एमा पर इल्ज़ाम लगा गई थी। बिना उसकी बात सुने वो एमा से बदगुमान होकर जा चुकी थी। इस चीखो पुकार में माह कामिल और हमायूं नींद से बोझल आंखें लिए बाहर आ चुके थे और सूते हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। बाबा निकालें इस बरकिरदार लड़की को। हमारे घर से मेराम को ऐसे ही लोग मिले थे हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे लोग तो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शहरियार माह कामिल और हमायूं को देखकर शेर बनता वहाँ से लंबे डग भरता चला गया था। उन दोनों को पहले मारूद को हॉस्पिटल लेकर जाना था। एमआरआई, क्या किया है तुमने? हम तुम्हें बेचारी लाचार लड़की समझते थे। अभी सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। माह कामिल ने उसके गिरे हुए वजूद को खड़ा करके नफरत से कहा। एमा कांपते हुए मुसलसल उन सभी की नफ़ी कर रही थी।
वो जानती थी उसका यकीन कोई नहीं करेगा। उसे इसी बात से खौफ था और सब बातें अब सच साबित हो चुकी थी। एमा लरसते कदमों से अपने कमरे में चली आई। फिर दोबारा किसी ने पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। वो चली गई थी या अपने कमरे में थी, घर में कोई नहीं जानता था। वो कमरे में सर घुटनों में दिए बैठी हुंजल की बातें गायबी दिमाग से सुन रही थी, जैसे हुंजल उसे नहीं किसी और से बातें कर रही हो। रफ्ता रफ्ता सुबह से दिन और दिन से रात हो चुकी थी। वो जो एक दिन में 10 बार खाना खाती थी, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। बाजू और चेहरे पर पड़ने वाले दर्द से ज़्यादा उसे मेराम की फैमिली ने दर्द दिए थे। एमा यही सोच रही थी, एक आखिरी चमाट मेराम का बचा था, जो न जाने कब उसके मुंह की जीनत बनने वाला था। भूख की आज उसे कोई परवाह नहीं थी। वो रात देर तक बैठे हुए बस एक गैर मरई नुक्ते को घूरे जा रही थी। अगर उसकी अंगूठी मिल भी जाती तो कितने इम्कानात थे कि उसे उसके प्लैनेट पर बुलवाया जाता। यह सब तो मैमा को तय करना था, और उसे अच्छी तरह याद था वो जब तक वहाँ से नहीं जा सकती थी जब तक मैमा को यकीन नहीं हो जाता वो उनकी जगह लेने के लायक है। और उन्होंने उसे 1 साल का टाइम देकर इस अर्थ पर भेजा था। एमा यही सोच रही थी कि वो अपने प्लैनेट पर कैसे मैमा की मर्जी के बगैर लौटे। लेकिन एलोवान तमाम एलियंस की हाकिम थी, वो कैसे उनकी बात की खिलाफ वर्जी कर सकती थी। एमा ने हुंजल की जानिब नज़रें फेरी। वो उसे देखते देखते, बोलते बोलते और समझाते समझाते थक कर सो चुकी थी। उसे इस घर से जाना था। अगर वो ना जाती तो शहरियार के मज़ीद झूठ में फंसकर निकाल दी जाती, और माह कामिल ने भी उसे जाने का साफ साफ कह दिया था। क्या थी ये दुनिया? यहाँ इल्ज़ाम लगाना कितना आसान था, और उस इल्ज़ाम पर यकीन करना उससे भी ज़्यादा आसान। अगर उन इंसानों को गुमराह किया जाए तो बहुत आसानी से हो सकते थे, बिना सोचे समझे किसी भी तकलीद कर सकते थे। झूठ को झूठ मानना आसान था, और कोई सच कहकर उनके दरमियान मर जाए उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। इससे अच्छा तो उसका प्लैनेट था, जहाँ सच झूठ को वैल्यू दी जाती थी, समझने के लिए अपनी अक्ल इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन ये दुनिया ना ही अक्ल इस्तेमाल करती थी, ना ही सच और झूठ की तलाश करती थी। यहाँ का हर शख्स खुद को दूसरे पर बरतर समझता था। एमा का दिल उठ चुका था। वो इस दुनिया में रहने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। वो रात 2 बजे मेराम के कमरे में चली आई। उसके बेड के पास नीचे कारपेट पर बैठ गई। मेराम, तुमने अंगूठी को छुआ था। वो वहाँ बैठी न जाने किससे बातें कर रही थी। कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था। एमा को इस वक्त रोशनी बुरी लग रही थी। मेराम, तुम भी सबकी तरह मुझे चमाट मारकर कहोगे मैं झूठी हूँ। मैंने शहरियार भाई के साथ गलत किया है। वो बेतासुर चेहरे से सर घुटनों में छुपाए बोलती जा रही थी। मुझे इस दुनिया ने इस्तेमाल किया है, सब ने इस्तेमाल किया है। तुम भी यही करोगे, मुझे मालूम है मेराम। वो बेबसी की अथाह गहराइयों में थी। वो बोलते हुए लाचार सी दिखाई दे रही थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, लेकिन एमा ने सर नहीं उठाया। वो गमज़दा सी बोलती जा रही थी। मेराम, तुमने मुझे यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। कोई उसके पास आकर बैठा था। एमा ने अंधेरे में नज़र उठाकर उसे देखा। कर्टन्स के हिलते पर्दों से थोड़ी रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। जब पर्दे हवा से हिलते रोशनी आती, फिर हवा रुकती, रोशनी का रास्ता रुक जाता था। इस दौरान एमा मेराम को अपने पास घुटनों के बल बैठा हुआ देख चुकी थी। मेराम ने उसका आधा चेहरा देखा था, जिसमें उसे क्या कुछ नहीं दिखाई दिया था। तकलीफ ज़दा सी सूरत, शिकवा कना आंखें। मेराम उठ खड़ा हुआ और रिमोट से रूम की तमाम लाइट्स खोल दी। राया, ये सब क्या है? राया, तुम्हें क्या हुआ है? गाल पर काले निशान और लाल आंखें देखकर मेराम के होश ही तो उड़ गए थे। वो हवा की तेज़ी से एमा तक पहुंचा था। उसके चेहरे को हाथों में भर के पैर दर पैर सवाल करता उसके दर्द की शिद्दत से तड़प ही तो उठा था। तुम मुझे छोड़कर चले गए मेराम, और वो लोग मुझे ले गए। उस दिन भी तुम छोड़ के चले गए थे। वो शिकवा करते हुए उसे कहते हुए तड़पने पर मजबूर कर रही थी। मैं अब नहीं छोड़कर जाऊंगा राया, बस मुझे बता दो ये क्या हुआ है? गाल पर ऐसे निशान क्यों हैं? किसने तुम्हारे साथ ये किया है? यकीन करो मुझ पर राया। मेराम ने उसे बाहों में नरमी से भींचकर यकीन दहानी करवाई, लेकिन एमा बाजू पर हाथ लगने से सिसकी भरने लगी। क्या हुआ और कहाँ चोट लगी है? वो उसके बाजू पर से आस्तीन ऊपर किए बाजू देखने लगा, लेकिन चेहरे की तरह वहाँ भी काले निशान पड़े हुए थे। एमा, राया प्लीज़ बता दो क्या हुआ है मेरे पीछे से। वो मुसलसल तड़प रहा था। वो उसकी हालत और निशान देखकर अंदर तक हिल चुका था। उसका ना बोलना मज़ीद तड़पा रहा था। शहरियार। वो यक लफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गई। मेराम ने नासमझी से उसे देखा। भाई, पूरी बात बताओ राया। मेराम का बस नहीं चल रहा था एमा को झंझोड़ डालता।
वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू से अब तक की सारी बातें मेराम को बताती चली गई। मेराम के जबड़े इस हद तक आपस में जुड़े हुए थे कि उनके टूटने का गुमान होता था। गर्दन में नसें भी उभर चुकी थी। गुस्से से सुर्ख आंखें हो रही थी। एमा को यकीन था वो एमा की बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसे एमा सच बताना चाहती थी ताकि उसके यहाँ से जाने के बाद उसकी सच्चाई कभी सामने आए तो मेराम तो उसे सच्चा कहने वाला हो। राया, तुम बहुत बुरी हो, बहुत ज़्यादा। मेराम के जवाब पर एमा तल्खी से मुस्कुरा दी। उसका यकीन सही था, वही बुरी ठहरी थी। शहरयार अच्छा ही था अपने भाई की नज़र में भी। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया राया, तुम बुरी हो। तुम्हें फर्स्ट टाइम बता देना चाहिए था, या बुरका की बर्थडे वाले दिन। राया, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? तुमने खुद के साथ तो अच्छा नहीं किया, लेकिन राया तुमने मुझ पर एतबार ना करके भी अच्छा नहीं किया। क्या समझती हो खुद को? सब अकेले झिलकर इस घर से चली जाओगी? और मेराम शराजी अपने भाई का साथ देते हुए हमेशा खुश रखेगा? मुझे भाई से नफरत हो रही है राया, नफरत। वो कैसे भाभी को धोखा दे सकते हैं? कैसे एक अच्छे इंसान से खुद को बुरा बना सकते हैं? वो मेरे भाई हैं राया, वो कैसे? वो मुसलसल कभी धीमा बोलता तो कभी चीखने लगता। एमा पर गुस्सा करने के बाद अपने बाल नोचते हुए, अपने भाई से नफरत का इजहार करते हुए अपनी चीज़ें फेंक रहा था। एमा डरी सहमी से अलमारी के साथ दुबकी हुई बैठी थी। चलो मेरे साथ। रात के 3 बजे मेराम एमा का हाथ थामे सर्द नज़रों से उसे थामे हुए कमरे से बाहर लाते हुए सीढ़ियाँ तेज़ रफ्तारी से फलांगते हुए आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर ले आया था। शहरयार भाई बाहर आएँ। वो चीखते हुए एमा के लरसते हाथों को थामे हुआ था। मुसलसल चीखने पर शहरयार समेत माह कामिल, हमायूं और नज़ालिया भी बाहर आ गए थे। क्या तमाशा लगा रहा है मेराम? अगर आ गए हो तो सुबह भी बात की जा सकती थी। शहरयार ने मेराम को घूरते हुए अपने डरे हुए तासरा छुपाकर कहा, जबकि एमा का हाथ उसके हाथ में देकर शहरयार जल ही चुका था। अभी करनी है मुझे बात, इसी वक्त करनी है। भाभी, आप एमा पर हाथ उठाने वाली होती कौन है? आपसे इसकी हिफाजत करने को कहा था कि ये कहा था हिफाजत अपने शोहर के आगे उसे पेश कर दें? नफ्स का पुजारी शोहर जिसे एक मासूम की ज़िंदगी से खेलते हुए ज़रा सी शर्म महसूस नहीं हुई। आप खुद को मशहूर बिजनेसमैन कहते हैं। तुफ है आप पर, और लानत है मुझ पर। अपने ही घर वालों से एक मासूम लड़की को जलील करवा गया हूँ। मेराम का बोलते हुए गला रन किया था। नज़ालिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेराम ने हाथ ऊपर उठाकर रोक दिया। हमायूं और माह कामिल भी आगे बढ़े, लेकिन मेराम ने उनकी जानिब से कदम पीछे कर लिए। कांपती हुई एमा का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। वो मेराम के पीछे पूरी तरह छुपी हुई थी। बात सुने बेटा, हमायूं और माह कामिल ने बोलना चाहा। शहरयार की जानिब से सफाई देनी चाहिए, लेकिन मेराम ने नफ़ी में सर हिलाकर उन्हें खामोश करवा दिया। भाभी, आपने झूठ बोला। आपने मुझसे कहा एमा राया बीमार है, जबकि वो आपके कहने पर आपकी दोस्त के घर उनकी सास की हेल्प के लिए गई थी। पता है आपके शौहर ने उसे अपने बिजनेस पार्टनर के हवाले करने के लिए आपसे झूठ बुलवाया था। पहले तो ये खुद ही उसे हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। आपको याद है उनके सर पर चोट लगी थी और उन्होंने कहा था किसी चीज़ से टकरा गया था। मामूली चोट लग गई, वो भी बरका के बर्थडे वाले दिन। राया से बदतमीज़ी करने पर राया ने वास मारा था। अब दोनों के झूठ ने राया को किस कदर नुकसान और अजियत दी है जानते हैं? ये देखें, आपके शौहर के बिजनेस पार्टनर ने उसके बाजू पर इंजेक्शन इतने लगवाए कि उसकी जिल्द काली हो गई है। ये देखें चेहरा, आपने और उस शेख के चमार ने उसके गाल का क्या हाल किया है। मैं पूछता हूँ, आप लोग इंसान हैं? मेराम बोल नहीं रहा था, ना ही सवाल कर रहा था। वो मुसलसल चीखे हुए दाड़ रहा था। ये धाड़ नज़ालिया समेत सबको कपकपा रही थी। वो तैश और जुनून में था। वो बोलते हुए कोई आसरा नहीं करता था, ना ही वो शहरयार के बड़े भाई होने का लिहाज कर रहा था। करता भी कैसे? किसी की ज़िंदगी उसने उजाड़ दी थी। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया मुझे। एक काम कहा था वो भी इस तरह किया है। ये ख्याल रखा है राया का। बस बहुत हो गया। रहें अपने इस महल में खुश, जहाँ मुझे ये भी इल्म नहीं है ये महल कितने लोगों को भेंट चढ़ाकर बनाया है। बिजनेस तो डूब कर उभर सकता था, लेकिन भाई, आपकी इज्जत मेरी नज़र में अब शायद दोबारा ही उभरे। भाभी, आपने मुझे छोटा भाई माना था, अपने छोटे भाई से धोखा किया आपने, झूठ बोला। मेराम की आंखों में गुलाबी पानी तैर रहा था, जो लाल अंगारा होती आंखें भीग रही थीं। नज़ालिया नफ़ी में सर हिलाती रो रही थी। मिल गया तुम्हें सुकून, भाई के दरमियान फूट डालवा दी। शहरयार गुस्से से आगे बढ़ा और एमा को पकड़ना चाहा, लेकिन अब के दरमियान में मेराम हायल हो चुका था। हाथ तो लगा कर दिखाएं इसे, फिर मैं अब तक जो ज़ुबान से बात कर रहा था उसका अमली नमूना भी दिखाऊंगा। मेराम का गुस्सा किसी तरह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बेटा, हो सकता है तुम गलत समझ रहे हो और शहरयार ने ऐसा कुछ न किया हो। वो एक अच्छा इंसान है। हमायूं ने मामला ठंडा करना चाहा, जिस पर मेराम मज़ीद भड़क उठा। अच्छा इंसान? मैं इतने अजीम इंसान के साथ नहीं रह सकता।
बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दें। मेराम के लफ्ज़ों पर वो चारों बेबस से उसे देखने लगे थे, जबकि एम्मा की लर्जिश मज़ीद बढ़ गई थी। आप नहीं जा सकते मेराम, आप हमारी औलाद हैं एक लड़की के लिए। माँ कामिल ने रोकना चाहा, मनाना चाहा। एक लड़की का सवाल नहीं है, मेरी जिम्मेदारी थी ये। मैंने क्या किया इसके साथ? यहाँ आप लोगों पर ट्रस्ट करके छोड़ गया और मुझे ट्रस्ट का ये नतीजा दिया आप लोगों ने। मैं यहाँ किसी सूरत ना खुद रुकूंगा ना ही राया को भाई जैसे भेड़ियों में छोड़ूंगा। मेराम कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता एमा को अपने साथ खींचते हुए ले गया। और कुछ वक्त बाद उन चारों नफूस ने देखा था मेराम वापस 2 सूटकेस लिए एमा और हुंजल के साथ आया था। उन चारों के लाख रोकने मनाने पर वो नहीं रुका था और ना ही उसने किसी कीमत पर रुकना था। नज़ालिया सर हाथों में गिराए सोच रही थी, क्या शहरियार गलत था और एमा सही थी? क्या उसका ही सिक्का खोटा निकल आया था? क्या उसका बोला गया छोटा सा झूठ इतना बड़ा था? तुम्हें मैं कहीं फेंक दूंगा कोकी, जो कहा है वो करो। मुझे अभी अबू जेबी से दूर किसी दूसरे शहर में फ्लैट चाहिए, समझ गए तुम? आधी रात को मेराम ने अपने साथ साथ कोकी को भी ख्वार करने का इरादा किया था। जल्दी जल्दी शूटिंग करके मेराम दुबई पहुंचा था। उसका दिल शूटिंग में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके उसने शूटिंग मुकम्मल की और कोकी के साथ आ गया। कोकी अपने घर चला गया, जहाँ जाकर वो फ्रेश होने के बाद बिना किसी से बात किए सोने के लिए लेट गया था और सो भी किया था। लेकिन मेराम की काल और धाड़ ने उसकी नींद भग से उड़ा दी और उसकी हिदायत पर कोकी काफ़ी फ्लैट्स के स्टाफ और मैनेजमेंट से बात कर चुका था, लेकिन कोई मिला ही नहीं। मेराम का गुस्सा वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। एमा को जब भी देखता सर्द नज़रों से देखता। एमा डरी सहमी से साइड डोर से लगकर बैठी हुई थी। गाड़ी चलाते हुए मेराम आईपैड पर उंगलियां चलाते हुए फ्लैट सर्च कर रहा था। इतनी रात में उसे कहीं तो जाना ही था। बिलाखिर कोकी ने एक फ्लैट ढूंढ ही लिया था जिसमें 3 कमरे थे। मेराम ने कम से कम 2 कमरों का फ्लैट कहा था। मेराम ने इतनी रात में फ्लैट मिल जाने पर शुक्र का सांस भरा। कोकी की दी गई लोकेशन पर पहुंचकर सर्द और तने हुए तासुर से एमा को बाहर निकाला और सामान लिए एंट्रेंस से चाबी और रूम नंबर लेता चल दिया। एमा पीछे पीछे चल रही थी। चेहरे को ज़रूरत से ज़्यादा मासूम बनाया हुआ था। मेराम को फिर भी कोई तरस नहीं आ रहा था। वो एमा से शदीद खफा था। एमा और हुंसल फ्लैट में पहुंची। ये फ्लैट पहले वाले के मुकाबले में काफ़ी बड़ा और स्टाइलिश था। मेराम एमा से बिना कोई बात किए कमरे में बंद हो गया। उसे रह रहकर यही बात सता रही थी, एमा को कुछ हो जाता तो। बस उससे आगे मेराम सोच नहीं सकता था। मेराम फ्रेश होने के बाद चेंज करता बाहर आया, जहाँ लाउंज में एमा और हुंसल अफसुर्दा सी बैठी थी। मेराम को देखकर एमा फ़ौरन से उसकी जानिब लपकी। दूर रहो मुझसे। तुम मुझे बता देती तो ये सब फेस नहीं करती जो किया है राया। उसने अफसोस और तासुब से कहते नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेराम, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, सच में बहुत भूख लगी है। वह सर झुकाया, अभी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। भूख की शिद्दत से बुरा हाल था उसका। मेराम ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा। जो एक टाइम भूखी नहीं रह सकती थी, वो 3 दिन से भूखी थी। मेराम ने बेसाख्ता उसे अपनी जानिब खींचकर फासला ख़त्म करते खुद में भींच लिया। आई एम सॉरी राया, मैं तुम्हारी हिफाजत सबसे करते करते अपने ही घर वालों से नहीं कर सका। मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। मेराम ने उसका मुँह छोटे बच्चे की तरह थपककर माफ़ी भी मांगी। उसका अफसोस और दुख कम होकर नहीं दे रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। वह सर हिलाती जाकर सोफे पर बैठ गई। आधे घंटे में डिलीवरी बॉय हाजिर था। मेराम अभी पेमेंट कर ही रहा था, एमा उसके हाथ से तमाम पॉली बैग्स ले आई। मेराम ने हंसकर उसकी बेसब्री देखी। उसकी भूख का सुनकर मेराम का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वह भी किसी मैनर्स को फॉलो नहीं करने वाली थी। शापर से बॉक्स निकालती, भोंडे अंदाज से फाड़ती और बस खाने लग जाती। केचप और दूसरे सॉसेस से एमा ने खूब को ढांप लिया था, लेकिन उसे सिर्फ खाने की परवाह थी। केचप से गंदे हुए हाथों को अपने टी शर्ट में पोंछती और खाने लग जाती। हुंजल ने इतने गंदे तरीके से खाने पर शर्मिंदगी के मारे आंखों पर अपने पाँव रख लिए, जबकि मेराम बिना उसे टोके अफसोस से देखते हुए खामोश था। मेराम उसके पास जाकर कारपेट पर बैठ गया। एमा ने मेराम को देखकर बचा हुआ खाना अपने पीछे कर लिया, जिसका मतलब था वो मेराम को उनमें से कुछ नहीं देगी। मेराम की आंखों में नमी सी थी। उसने हंसकर नफ़े में सर हिलाते एमा के गाल का जायज़ा लिया। वो लाल या किसी और रंग की बजाय काला निशान क्यों पड़ा था? बाजू पर भी ऐसे ही निशान थे। मेराम को समझ नहीं आया। उसे लगा शायद इंजेक्शन से एलर्जी हो गई होगी कोई। मेराम ने कंघा लेकर एमा के बालों को समेट कर हाफ पोनी बना दी। कुछ छोटे बाल माथे पर पफ की सूरत छोड़ दिए। एमा बस खाने में मगन से मेराम को देख रही थी, लेकिन उसने एक भी लम्हे के लिए अपना चलता हुआ मुंह नहीं रोका था। क्या और भूख लगी है?
मीराम ने सारा बिखरा हुआ सामान समेटते हुए पूछा तो एमा ने हाँ में सर हिला दिया। मीराम बेसाख्ता आगे बढ़ा और उसके माथे से माथा टिकाया अपनी बेबसी को कम करने लगा। वो किस हद तक इन दिनों मुतासिर हुई थी मीराम सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सामने बैठी एमा उसकी सोच वापस से वहीं ले आई। उसके दोनों हाथों को थामकर मीराम ने उनको अकीदत से अपनी आंखों से लगाया था। वो मज़ीद ऑर्डर करने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर पर घर का सौदा मंगवा बैठा। वो अपने किए का अजाला उसका ख्याल रखकर उसे अहमियत देकर करना चाहता था। कुछ देर में सब सामान मौजूद था और उन सब सामान के साथ मेहरान किचन में था। एमा किचन की स्लैब पर बैठी पाँव झुलाती मेहराम को मकरूनी और पास्ता बनाते हुए देख रही थी। वो एक बार किसी नरम चीज़ का जिक्र कर रही थी और बरका के बर्थडे पर यही शौक से खा रही थी। मेहराम ने वही बनाने का सोचा। सब चीज़ें पहले तैयार की, फिर कुकिंग स्टार्ट की। एमा मेहराम के चलते हाथों को देखते हुए नोट कर रही थी। अचानक मेहराम उसकी जानिब मुड़ा। हाथ में एक चम्मच में पास्ता भरा हुआ था। टेस्ट करो कैसा है, जो कमी बेशी है वो बताओ। मेहराम ने अपने हाथ से उसे खिलाया। एमा ने खाकर नीचे जंप लगाई और दौड़कर पूरी डिश उठा ली। बहुत मज़े का, लेकिन सारा मैं खाऊंगी। एमा किसी तरह भी खाने को कोई चीज़ किसी को देने पर राज़ी नहीं थी। और फ्राया, मैं डर गया था अचानक तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हारे लिए बनाया, खा लो, मैं ये फालतू चीज़ें नहीं खाता। मेहराम ने उसकी जल्दबाजी से भागने पर हैरान होते हुए उसे देखा, फिर उसके बोलने पर मुंह बनाते हुए उसकी बात को रद्द करते एप्रन उतारने लगा। वो वहीं खड़ी खड़ी दोनों चीज़ें खा चुकी थी। मेहराम ने अपना सर पर हाथ रख लिया। वो कितना खाती थी, शायद ही कोई इंसान इतना खाता होगा। मेहराम सूट केस में से लाइट सा ड्रेस उसे थमाकर उसके कमरे में सामान रखकर कुछ हदायत देता अपने कमरे में जा चुका था। एमा मुंह हाथ धोती ड्रेस चेंज करती नरम से बिस्तर पर लेट गई। मेहराम ने उसके सच को सच माना था। यह दुनिया इतनी भी बुरी नहीं थी। अचानक से एमा का जहन बदल चुका था और मुस्कुराती हुई अपनी हमायत में मेहराम का बोलना बार बार याद करती रही। उसने अपनी मेमोरी में ये लम्हात पिन कर लिए थे जो कभी कहीं नहीं जाने वाले थे। दूसरे दिन मेहराम के फ्लैट के बाहर मीडिया का जमगफीर लगा हुआ था। क्या अफवाह फैलाई गई थी या क्या खबर उन्हें वहां पहुंचाने का बायस बनी थी, अंदर मौजूद सोते हुए वो दोनों नहीं जानते थे। अचानक सुबह सुबह रिपोर्टर्स को ऐसी क्या खबर मिली थी जो वहां मौजूद मुसलसल फ्लैट के गेट पर खड़े बेल बजा रहे थे। एमा के मुसलसल शोर शराबे से आंख खुली। मेहराम के कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन शायद उसके कमरे तक किसी किस्म की आवाज़ नहीं जा रही थी। एमा ने मुंह बनाते जमाई रोकते ज़ोरदार तरीके से दस्तक दी कि मेहराम हड़बड़ाकर उठा। आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला जहाँ बिखरे से हुलिये में एमा खड़ी थी। व्हाट द हेल राया, इतनी सुबह सुबह क्या मसला हो गया? कुछ देर पहले ही तो सोए थे गालबन हम। वो सदमे से इतनी जल्दी उठाए जाने पर कुछ गुस्सा भी था। बाहर कोई आया है, बहुत शोर कर रहा है, देखो तो सही, एमा ने बताया और कमरे में ऐसे की जैसे जानती ही नहीं। मेहराम ने हॉल से झांककर बाहर देखा। कोकी रिपोर्टर्स को रोकते हुए परेशान सा था। पता नहीं क्या बात उनके हाथ लगी थी जिसका स्कैंडल बनाने वो यहाँ पहुँच गए थे, जबकि एमा भी उसके साथ ही थी। मेहराम भागने वालों में से नहीं था। अपने हुलिये को दुरुस्त किए साथ एमा को रूम में रहने का हुक्म देते वो बाहर निकला था। उसे देखते ही रिपोर्टर्स शहद की मक्खी की तरह उस पर लपक पड़े। जो लड़की आपके साथ इस फ्लैट में है, क्या ताल्लुक़ है उसका आपसे? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। मेहराम का सर चकरा गया। उन्हें एमा का कैसे मालूम हुआ था? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? दूसरा सवाल आया था, क्या वो आपकी वाइफ है? क्या आप लोगों ने छुपकर शादी की है? सुना है आपके साथ रहने वाली लड़की आपकी मुलाजमा भी थी। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के मुख्तलिफ सवालों ने मेहराम के किरदार के साथ साथ एमा के किरदार को भी सवालिया निशान बना दिया था। वो दोनों क्यों थे एक साथ? इस बात का जवाब मेहराम को देना था। वो बिना कुछ कहे अंदर की जानिब मुड़कर दरवाज़ा लॉक कर लिया। कोकी ने ताज्जुब से देखा, वो बिना कोई जवाब दिए क्यों किया था? रिपोर्टर्स अभी भी चीखते चिल्लाते सवाल करते वहीं थे। मेहराम ने लंबी सांस लेता एमा के रूम में किया और उसने एमा को न जाने क्या कहा कि एमा मेहराम के हमरा बाहर आई। मेहराम एमा को बेहतर हुलिये में बाहर लाया। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसका सांस अटका। मेहराम की जानिब घबराकर देखा तो उसने रिलैक्स रहने का इशारा दिया। वो उसका हाथ थामे खड़ी हो गई थी। मेहराम ने भी उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सर प्लीज़ बताएं, आपको और इस लड़की का आपस में क्या ताल्लुक़ है? कैमरामैन खचाखच उन दोनों की तस्वीरें बनाई जा रहा था और रिपोर्टर्स बिना सांस लिए सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। एमा राया मेरी वाइफ है। मेहराम ने अचानक हाथ उठाकर सबकी खामोश होने पर जवाब ऐसा दिया कि सबको लम्हे भर को साफ सूंघ गया। साथ कोकी ने आंखें निकाले मेहराम को देखा। क्या उसके बिना ही दोनों ने शादी कर ली थी? कोकी दिल ही दिल में एमा से नाराज़ होता खफा हो गया था। मेहराम ने ज़्यादा एमा से खफा था। वैसे तो वो हर वक्त मेहराम की बुराई करती रहती थी, लेकिन अभी उसके सर के साथ शादी करके वाइफ बनकर बैठी थी।
कोकी ने खफा सी नज़र दोनों पर डाली, लेकिन वो दोनों सामने मौजूद मीडिया के जम गफीर पर नज़रें टकाए खड़े थे। लेकिन सर, ये तो आपकी मुलाजमा है, आप कैसे किसी अनजान लड़के से शादी कर सकते हैं? एक रिपोर्टर का सवाल आया। क्या आपको इनसे मोहब्बत हो गई थी कि छुप के शादी कर ली? दूसरा सवाल आया था। क्या आप इनको पहले से जानते थे? क्या आपको इनके बैकग्राउंड का मालूम है? सवाल पर सवाल मेराम का दबा हुआ गुस्सा उन सवालों से मज़ीद उभर कर आ रहा था। आप लोग चुप होंगे तो मैं बताऊंगा ना, कैसे हुई शादी, क्या हुआ? मेराम ने घुरी देते हुए जवाब दिया। सब रिपोर्टर्स ने एक दूसरे को खामोश इख्तियार करने का इशारा दिया। देखिए अमराया, जब से मुझे मिली हैं मैंने उसे हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझा है, और इस जिम्मेदारी में मुझसे कोई कोताही भी हुई है, और अब मज़ीद कोताही नामों से इसलिए कोताही ना हो इसलिए मैंने अमराया से कोर्ट मैरिज कर ली है। सब अमराया का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सब मैं ही हूँ। तो आप लोग पास्ट को लेकर सवाल ना करें तो बेहतर होगा। और रही बात मुलाजमा की, तो मुझे अमराया को सेफ जगह रखना था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ मेरे अलावा अमराया कहीं भी सेफ नहीं रह सकती। और घर के काम करने से कोई मुलाजम तो नहीं होता। मेरी मामा करती हैं, मेरी भाभी करती हैं, तो क्या वो मुलाजिम है? एमा हमारे घर का फ़र्द है, और अगर आपने लफ्ज़ मुलाजम दोबारा इस्तेमाल किया तो अच्छा नहीं होगा। मेराम ने तफसीली जवाब उन तक पहुँचाने के बाद आखिर में वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। आप क्या लगती हैं मेराम शराजी की? मेराम के बताने के बावजूद भी रिपोर्टर्स को तसल्ली न हुई तो एमा की जानिब बढ़ गए। मेराम ने हाथ पर दबाव दिया तो एमा ने शिकवा करती नज़रों से उसे देखा। ज़िंदगी में पहली बार वो झूठ बोल रही थी। मैं मेराम की बीवी हूँ। एमा के जवाब पर रिपोर्टर ने मज़ीद सवाल करने चाहे, लेकिन मेराम उसे लिए फ्लैट में चला गया और दरवाज़ा लॉक करते लंबी सांस ली। ये वाइफ तो नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन मुझे 100% यकीन है तुमने मुझसे झूठ बुलवाया है। एमा दाएं बाएं कमर पर हाथ टकाए लड़ने की तैयारी में थी। नहीं पता तो पता लग जाएगा। मेराम ने आंख मारकर उसके दोनों हाथों को नरमी से थामा। तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मेराम ने अचानक उसे कहीं ले जाने का सोचा। और हम बिना नाश्ते कहीं क्यों जाएंगे? एमा और बिना खाने के बाद किए रह जाए कहाँ मुमकिन था। हम बाहर से नाश्ता करेंगे। तैयार हो जाओ 10 मिनट में। रेड वाली टी शर्ट पहनना। मेराम हदायत देता खुद भी तैयार होने चला गया। कोकी को कॉल मिलाता कुछ हदायत देता तेज़ तेज़ बोल रहा था। कुछ देर में मेराम बाहर आया। एमआरआई भी तैयार थी। कैनवस शूज़ पहने, रेड टी शर्ट, वाइट पैंट, बालों की टेल पोनी बनाए, जबकि मेराम आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, भूरे बालों को जेल से सेट किए, ब्लू शर्ट को कोहनियों तक मोड़े, ब्लैक पैंट पहने हुए वो भी एमा से कम दिखाई नहीं देता था। अगर एमा अपने प्लेनेट की खूबसूरत लड़की थी तो मेराम भी अपने प्लेनेट का खूबरू नौजवान था। हल्की सी शेव जो कभी बिल्कुल गायब हो जाती थी तो कभी शूटिंग ना होने की वजह से बढ़ जाती थी। दोनों ही लुक्स इस पर खूब जचते थे। चलें? उसका जायज़ा लेने के बाद मेराम ने पूछा तो एमा ने सर हिला दिया। मेराम ने एमा को नहीं बताया था वो कहाँ ले जा रहा है उसे। बस वो हद से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। मैरिज ब्यूरोक्रेसी के आगे गाड़ी रुकी। एमा उसकी तकलीफ में मेराम के साथ साथ चलती हुई अंदर पहुंची, जहां कोके तमाम इंतजामात किए मेराम से ज़्यादा खुश था। असल खुशी तो उसे इस बात की थी, अभी तक कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ था जो मीडिया को बताया गया था, और कोके फजूल में ही मेराम से खफा हो रहा था। अब खुशी खुशी एमा के डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ा था। मेराम ने कोकी को वो डॉक्यूमेंट कहीं से रिसीव करके लाने को कहा था, और वो लेकर आया था। 15 मिनट की कार्रवाई के बाद एमा राया ऑफिशियली मेराम की वाइफ बन चुकी थी। कोकी और मेराम की खुशी में एमा बिना ये जाने खुश थी कि उसके साथ क्या हो चुका है। देख लो राया, तुम्हारा झूठ सच कर दिया। अब तो खुश हो, तुम्हारा झूठ सच हो गया है। मेराम ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। अच्छा हुआ ना मेरा झूठ सच हो गया, अब दोबारा झूठ नहीं बुलवाना। एमा ने थोड़ा सा नखरा दिखाया। कोकी और बाकी गवाह मेराम के इशारे पर जा चुके थे। मेराम का पहले ही इरादा था वो एमा को अपनी दस्तरस में लेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट बनवा रहा था। लेकिन अचानक इतना सब हो जाने के बाद उसका सर चकरा ही गया था। लेकिन मीडिया के सामने मेराम ने जो कहा था वो वाकई दिल से करना चाहता था, और अपने झूठ को सच कर दिया था। अब तुम मेरी वाइफ हो। एमा ने उसके जवाब में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। अपनी मेमा वाले फियांसी को भूल जाओ, मेराम ने कुछ सख्ती से कहा था। तो मैं उसे जानती ही कब हूँ जो भूल जाऊँ? मैं जब अपने घर जाऊँगी तो ही मेमा फैसला करेंगी ना। एमा ने उसकी नाकस अक्ल पर कुछ ज़ोर देते हुए बताया। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है राया, बड़बड़ाहट से कहते मेराम बहुत ज़्यादा मुतमईन था। वो खुद उसके घर वालों से मिलकर बात कर लेगा। अभी एमा को खुद में उलझाना था ताकि वो कहीं और न जा सके। हुंजर ना जाने किसकी जासूसी पर निकली हुई थी कि एमा को अकेले आना पड़ा था। एमा और मेराम अब बहुत मशहूर होटल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
मेराम ने लब भींचे अपनी नदीदी बीवी को देखा, जिसे शोहर से ज़्यादा खाने की परवाह थी। मेराम मुंह बनाता अपने आगे रखकर नाश्ता करने लगा। एमा ने तो नहीं बोलना था, मेराम तुम भी खा लो, मेरे साथ तुम भी भूखे हो। अरे अगर एमा के सामने खाना हो तो वो उसे देख ही ले तो बड़ी बात होती थी, पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप देख रही हैं मामा, मेराम ने मुझे नीचा दिखाने के लिए क्या किया है। शहरयार आपे से बाहर होता शाम में चलती न्यूज़ देखता हुआ सख्त बरहम था। तो आपने कौन सी कसर छोड़ी है बेटा हमें नीचे दिखाने की? हुमायूं साहब ने ताज्जुब से पूछा। वो अभी भी हट दर्मी कायम किए हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रही है और आपका बेटा यकीन कर रहा है, बल्कि अब तो एक मामूली लड़की को बीवी बना बैठा है। शहरयार अपनी सफाई देता एमा के साथ साथ मेराम से भी मुतनफ़र था। नज़ालिया कहाँ जा रही हो बेटा? माह कामिल जो सर थामे बैठी थी नज़ालिया के अचानक सूटकेस के साथ आमद देखकर चौंक कर सीधी होती पूछने लगी। मामा बस अपने घर जा रही हूँ, टिकट बुक हो चुकी है। शहरयार ने मुझसे झूठ ना बुलवाए होते तो मैं शहरयार पर यकीन कर सकती थी, लेकिन सब कामों में साथ देती रही हूँ, नादानी में। लेकिन अब मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो बीवी के होते हुए दूसरी लड़कियों पर नज़र रखे। नज़ालिया अश्क बहाते हुए मारूद को खुद से लगाए खड़ी थी, जबकि मुसफ़रा ने बरका को थामा हुआ था। मारूद का बुखार नहीं उतर रहा था, वो बुखार में फनकते हुए लाल टमाटर हो रहा था। तुम नहीं जा सकती हो नज़ालिया मुझे छोड़कर, मेरा यकीन करो। शहरयार ने आगे बढ़कर बरका को अपनी गोद में ले लिया, साथ मिन्ना समाजत पर भी उतर आया था। यकीन करने को अब कुछ नहीं बचा है शहरयार। छोड़े मेरी बेटी को, जब ये बड़ी होगी और उसे मालूम होगा कि उसका बाप कैसे इंसान था तो ये भी आपके करीब नहीं आएगी। नज़ालिया ने बरका को उसकी गोद से छीनते हुए कहा और आगे बढ़ गई। माह कामिल और हुमायूं सर थामे बैठे हुए थे। शहरयार ने हर मुमकिन कोशिश से रोकना चाहा, लेकिन नज़ालिया नहीं रुकी। वो अटल इरादे के साथ ये घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। शहरयार लाचार सा कमरे में बंद हो गया। साथ ही शेख की कॉल्स आ रही थी, जिसमें एमा को दोबारा भेजने का बोला जा रहा था। या तो शेख तक अभी मेराम और एमा राय की शादी की खबर नहीं पहुंची थी, या वो बस अपने पैसों की वसूली चाहता था। एक लड़का बैठा सामने चलते टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन देखता अपना प्लान ख़राब हो जाने पर पेचोताप खा रहा है। शिद्दत से उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा है। मुझे तो बताया गया था इस लड़की में मेराम इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या वो सब अफवाह थी? ये तो सच में हस्बैंड वाइफ निकल आए हैं। वह सर हाथों में गिराए खुद ही बड़बड़ाई जा रहा था। इज़हाद छोड़ दो टीवी की जान और जाकर बहन को एयरपोर्ट से रिसीव करके आओ। शबनम ने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए घर का। जा रहा हूँ मोम। एक तो पता नहीं आप ही को क्या मसला है, यहाँ आ रही है। एक उनका देवर छोटा भाई जिसे कहती हैं वो कम है मेरी ज़िंदगी में। इज़हाद को अपनी बहन से भी चिढ़ती। वो ज़्यादा मेराम की तारीफ़ करती थी, जबकि जानती भी थी उन दोनों की सेम फील्ड है। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे। इज़हाद नज़ालिया से 4 साल छोटा और वो 2 बहन भाई थे। नज़ालिया ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी, जबकि इज़हाद अभी तक सिंगल था। मामा ने दोनों की परवरिश की थी, जबकि इज़हाद अचानक ही मॉडलिंग की फील्ड में चला गया था। इज़हाद नज़ालिया की शादी से पहले ही इस फील्ड में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही वो काफ़ी आगे बढ़ गया था। जब उसका नाम बहुत मशहूर था, अचानक ही मेराम यूनी ख़त्म होते ही इस फील्ड से मुंसलिक हो गया और इज़हाद का नाम गायब हो गया। इज़हाद का ख्याल था उसे नीचा दिखाने के लिए वो इस फील्ड में आया था, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी, जिसे सिर्फ मेराम के घर वालों समेत नज़ालिया भी जानती थी, लेकिन कभी जिक्र नहीं करती थी। इज़हाद ने जब अपना नाम सबकी ज़ुबान से गायब होता देखा तो कुछ वक्त के लिए सबसे दूर दूसरे मुल्क की सैर व तफरी करने चला गया, लेकिन वो ये फील्ड कभी छोड़ने वाला नहीं था। इज़हाद को दोबारा से कॉल्स आना शुरू हुई। पाकिस्तान से मेराम जा चुका था और मेराम पाकिस्तान के अलावा बहुत से प्रोजेक्ट करता था, और फिर इज़हाद पाकिस्तान चला गया। वहाँ से उसे दोबारा दुबई भेजा गया। इज़हाद ने फ़ौरन ही प्रोजेक्ट को साइन किया था। यही अच्छा मौका था मेराम को नीचा दिखाने का। इज़हाद काफ़ी मरतबा मेराम से लड़ाई भी कर चुका था और हर बार मेराम की साइड नज़ालिया लेती थी। मेराम के साथ साथ उसे अपनी बहन भी बुरी लगती थी, हालांकि वह साल में कभी कभी आती थी। अपनी क्लिनिक और बच्चों में उलझकर उसने आना जाना भी छोड़ दिया था। बरका की बर्थडे पर भी शबनम की तबीयत ठीक नहीं थी और इज़हाद मेराम की वजह से नहीं किया था। बिला वजह की उसने दुश्मनी सबसे ज़्यादा नज़ालिया को हर्ट किया था। कुछ ही देर में इज़हाद नज़ालिया और बच्चों को लेकर घर में दाखिल हुआ था, जहाँ शबनम ने अपनी बेटी को बाहों में भरकर शिद्दत से प्यार किया था। वहीं मामू को देखकर मारूद तो उसके बराबर जा बैठा। पहले तो इज़हाद मुँह बनाता रहा, फिर उसके मासूम सवालों पर जवाब देता प्यार करने लगा।
बरकत सब जगह आराम आराम से चलते हुए नई जगह को देख रही थी। अलबत्ता इजहाद के बुलाने पर शर्माकर नज़ालिया के पास छुप जाती थी। इजहाद सब भुलाए इतने टाइम बाद अपनी भांजी भांजे को देखकर खुश था। उनकी बातें, उनकी हरकतें एंजॉय कर रहा था। खाने के बाद इजहाद मारूम को अपने कमरे में ले गया। उसका बुखार अब पहले की निस्बत कम था। मेडिसिन देकर इजहाद ने कंफर्टर में से अच्छी तरह छुपा लिया था। आप ही के यूँ अचानक आने की कोई वजह तो थी, बस इजहाद को यही बात खटक रही थी। उसकी मामा के पूछने पर फीकी मुस्कुराहट से उसने यही कहा था, वो बहुत दिन यहाँ रुकने आई है, लेकिन शबनम और इजहाद महसूस कर चुके थे वो परेशान है। रात गए तक मिराम और एमा फ्लैट में पहुँचे थे। ये फ्लैट दूसरे शहर में था, जिसे मिराम ने जानबूझकर दूर लिया था ताकि माह कामिल और हमायूं दूर की वजह से आकर उसे मना ना सकें। राया, कहाँ जा रही हो? मिराम ने उसे अपने रूम में जाते देखा तो पूछने लगा। अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने चौंकर उसके सवाल का मतलब समझना चाहा। अब हम एक रूम में रहेंगे। अपना सामान मेरे रूम में ले आओ, मैं अपना सामान तुम्हारे रूम में ले आता हूँ। तुम बताओ क्या करना है? वो अपना अंगूठा पैंट की जेब में फंसाए पूछ रहा था, शायद कुछ जता भी रहा था। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ मिराम, जब हमारा अपना अपना रूम है तो? वो समझ ना पाई तो पूछ बैठी, क्योंकि तुम अब ऑफिशियली मेरी वाइफ हो, और वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं और जो कहता है वही करती हैं, और ऐसे आंखें फाड़ कर नहीं देखती हैं। मिराम ने उसका हाथ खींचकर करीब करते हुए शरारत से बताया। मिराम, तुमने साइन करवा लिए, अब मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे? एहमानी काको कोई एग्रीमेंट या अपनी जिम्मेदारी मिराम पर डालने का सर्टिफिकेट समझ रही थी। जी हाँ, ये साइन तो कीमती थे राया। अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती, न मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। अब तमाम उम्र के लिए है। मिराम ने माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। एमा हैरान परेशान सी थी, लेकिन कंधे उचकाकर सोचने लगी वो मिराम के रूम में जाए या उसे बुलाए। पहले मैं तुम्हारा रूम देख कर आती हूँ, फिर बताती हूँ तुम जाओगे या मैं। एमा सोचने के बाद मिराम से गोया हुई। मिराम हंस पड़ा। वो कितनी भोली और यूनिक थी, अलग, सबसे अलग। मिराम की पसंद यूं ही तो मशहूर नहीं थी, उसने अपने लाइफ पार्टनर भी कितनी अजीब मखलूक पसंद की थी। मिराम ने उसके जाने पर सोचते हुए सर पर हाथ फेरा। उसके आने तक सोफे पर बैठकर टेक लगाता आंखें मूंद गया। एमा कुछ देर वापस आई थी। मिराम, तुम्हें मेरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। तुम्हारे रूम में स्लाइड डोर छोटी है, जिससे साफ आसमान नज़र नहीं आ रहा। मेरे रूम में बड़ी स्लाइड डोर है। वह सामने खड़े बताते हुए परेशान थी, अगर उसने बात नहीं मानी तो। मिराम उठ खड़ा हुआ। चलो मुझे अपनी सारी पसंद बताना, मैं हम दोनों के लिए वैसा ही घर बनवाऊंगा। मैं सामान लाता हूँ। वह कहकर एमा को देखता सामान लेने चला गया। 1 घंटे में सब सेट करने के बाद मिराम वॉशरूम जाने लगा, जबकि एमा लेस खाते हुए कोई मूवी देख रही थी। बंद करो टीवी और सो जाओ, वो साइड पर लेटे हुए उससे कह रहा था, और वो अनसुनी किए मूवी का तशद्दुद वाला मंजर देख रही थी। मिराम ने उसके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी ऑफ कर दिया। वह मुंह बनाती लेस का रैपर वहीं फेंक कर नाइट सूट लिए बंद हो गई। मिराम ने उसकी हरकत पर सर्द नज़रों से घूरा, लेकिन वो जा चुकी थी। मिराम ने उठकर रैपर उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। वो वापस आई तो दूसरी साइड आती लेटकर अपना कंफर्टर ओढ़े सो गई। मिराम ने उसका कंफर्टर हटाकर अपना डाला और उसे खींचकर अपने सीने में भींच गया। मिराम, क्या है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वो नासमझी से मचलते हुए निकलने की कोशिश में थी। एलिना राया, तुम मेरा हिसार नहीं तोड़ सकती हो, मिराम ने सरगोशी में कहा। हुंजल कहाँ है? आज तो बिल्कुल ही गायब थी। और उसे अब यहाँ मत ले आना, उसे मेरा रूम दे देना, अब हम कपल हैं। मिराम ने एमा से पूछने के बाद उसे नासमझ को बताना भी चाहा। होगी यहीं कहीं, वो मेरे साथ ही रहेगी, और मुझे सोने दो, बहुत बोलते हो। एमा गनूदगी में जाते हुए मिराम पर इल्ज़ाम लगा गई थी। मिराम ने मज़ीद सख्ती से उसे खुद में भींच लिया। सुकून की सांस लेता सब अच्छे से हो जाने पर एमा के सामने चेहरा किए तकते रहने के बाद जाने कब आंखें मूंद गया। सुबह की किरण पड़ते ही एमा की आंख खुली। मिराम को बिल्कुल पास देखकर उसके गायब डिंपल में मुंह बनाया और फिर भरपूर अंगड़ाई लेती मिराम को ऐसा पुश किया कि वो कंफर्टर समेत बेड से नीचे जा गिरा। मिराम, जो गहरी नींद में था, अचानक गिरने पर उठता हुआ एमा को देखता समझने की कोशिश करने लगा। तुम्हारी गलती है, तुम्हें ही लगन थी मेरे रूम में सोने की। अब देख ली मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया। एमा दोनों पाँव फैलाए अफसोस करती हुई बता रही थी।
मेराम की नींद भग से उड़ी। तुमने मुझे नीचे फेंक दिया राया? मेराम सफदर से कंफर्टर उठाता उसके पास आया। मैंने बस अंगड़ाई ली थी और पाँव लग गया तुम्हें। एमा हंसी रोके मासूमियत से बता रही थी, वरना उसके गिरने पर हंसी तो बहुत आ रही थी। हंस लो, किसने मना किया तुम्हें वाइफ? वो बार बार वाइफ कहकर अपना रिश्ता जता रहा था, जिसे एमा समझ नहीं पा रही थी। राया, कहो ये अच्छा नाम ढूंढ लिया है वाइफ। एमा यही समझी साइन करने के बाद उसे ये नया नाम मिला है, क्योंकि मेराम जब से ही तो उसे जता रहा था। ये नाम नहीं है राया, रिश्ता है जो हमारे बीच कायम हो चुका है। मुझे मालूम है तुम नासमझ हो। मोहब्बत से उसके हाथों को थामा। मेराम की पहली सुबह ऐसी खूबसूरत थी। ओके, लेकिन अभी भूख लगी है सच्ची। उससे पहले मेराम कोई शरारत करता एमा का भूख का दौरा पड़ चुका था। मेराम नफ़ी में सर हिलाता बदमज़ा होता उठ खड़ा हुआ। फ्रेश होने के बाद बाहर आया। मैं कुछ बना रहा हूँ नाश्ते में, तुम कमरा सेट करो। मेराम को लगा वो कहेगी नई नवेली दुल्हन से काम करवा रहे हो, लेकिन वो सर हिलाती ड्रेस निकालती फ्रेश होने चली गई। उफ़, इतनी पागल और मासूम वाइफ भी नहीं होनी चाहिए थी। मेराम दुहाई देता किचन में चला गया। कुछ जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी करता, कुछ ऑर्डर करता कमरे में पहुंचा तो कमरा चमक रहा था और एमा ड्रायर से बाल सुखा रही थी। मेराम ने जाकर पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। एमा ने नासमझी से देखा। मेरी भूख ऐसे नहीं भागेगी, कुछ खिलाना पड़ेगा। एमा समझी उसके ना खिलाने की वजह से ऐसे पकड़ा था। मेराम अपना रोमांस का बेड़ा गर्क होते देख कर दूर होता बिना कोई जवाब देते निकल गया। एमा कंधा उचकाती हाफ पोनी बांधने के बाद बाहर आ गई और टेबल पर इतनी सारी चीज़ें देखकर चीखती हुई फ़ौरन से बैठ गई। ऐसे खाने नहीं दूंगा, इतनी मेहनत की है तो बदले में कुछ देना भी होगा। मेराम बराबर में आकर चेयर खिसकाकर उसके इतने पुरजोश होने पर शर्त रखने लगा। एमा ने सवालिया नज़रों से देखा। मेरे डिम्पल पर। मेराम बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराकर अपना डिम्पल वाला गाल आगे कर गया। एमा को पहले समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मेराम की सोच पड़ी तो आ गई और अपने लब रखकर फ़ौरन पीछे हुई। खाने के आगे मेराम कौन था? मेराम मुंह फुलाए पीछे हुआ और उसकी खुशी से खिलते चेहरे को देखता रहा, जो अपनी पसंदीदा चीज़ें टेबल पर सजी होने के बावजूद वजह से खुश थी। मेराम की जानिब मुस्कुराते हुए देखती खाने लगी और मेराम सब भुलाए उसकी एक एक हरकत को देखता रहा। वीरा, तुम्हें पता भी है मेराम ने क्या किया है? तैमूर शॉक्ड सा चीखते हुए वीरा के रूम में पहुंचा, जहां वो मज़े से बैठी हुई नेल पेंट से अपने नाखूनों को रंगने में मसरूफ़ थी। क्या कर दिया मेराम ने? तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो बेचारे के? हर वक्त तैमूर के मेराम नामे पर वीरा खफा हुई थी। कभी समझा रहा था, कभी उसकी बुराई बताकर वीरा को दूर रहने की हिदायत देता था। मेराम ने शादी कर ली है और पीछे कौन पड़ा है ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो वीरा बहन। तैमूर ने सन्नाटे की जद में गिरी हुई वीरा को बेचारी नज़रों से देखा। वो बेयकीनी से उसे तक रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे समझाते रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसा मजाक करके मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते तैमूर। वो वापस से बाहर होती तैमूर पर ही चिल्ला उठी। तैमूर ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और मुझे साफ दिखाई देता था मेराम तुम्हें किस तरह इग्नोर करता था। तुम क्यों नहीं समझ जाती हो वीरा? वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त था और ये दोस्ती भी वो तुम्हारी जिद पर कायम किए हुए था। तैमूर ने अफसोस से दाएं बाएं गर्दन हिलाकर वीरा को समझाना चाहा, लेकिन वो अपने ड्रेसिंग का सारा सामान फेंक रही थी। सोशल मीडिया पर वो कल से अब तक नहीं गई थी। जैसे ही ऑन किया हर तरफ यही एक न्यूज़ दिखाई दी, जिसमें एमआर आया और मेराम खड़े मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वीरा ने आईपैड उठाकर फेंक दिया। मोबाइल को 4 बार ज़मीन पर मारा। जहाँ जहाँ उसे एमआर आया और मेराम साथ दिखाई दे रहे थे, सब चीज़ों को वो तोड़ रही थी। तैमूर को मालूम था अगर वो सामने गया तो उसकी भी खैर नहीं थी, इसलिए दरवाजे से टेक लगाए खड़ा उसे देख रहा था। अचानक वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। तैमूर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तैमूर, मेरे साथ ही क्यों हुआ है? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तैमूर, वो मुझे चाहिए। वो शिद्दत गम से चीखते हुए आंसू बहा रही थी। उसकी एक तरफा मोहब्बत और जिद ने उसका ये हाल कर दिया था। तुम बस भूल जाओ, सबका हक है मोहब्बत पर, लेकिन मिलती तो सबको नहीं है ना वीरा। और मेराम तो तुम में ज़रा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। बस उसकी खुश रहने की दुआ करो। तैमूर उसे यूं रोते हुए देखकर दिल महसूस कर रह गया। जान से प्यारी बहन उस हाल में थी।
मैं कभी दुआ नहीं दूंगी मैं तैमूर। मीराम को अभी भी मेरी मोहब्बत वापस ला सकती है। वो अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं थी। तुम फिर भी मोहब्बत नहीं करती। तुम फिर मोहब्बत नहीं करती वीरा। मोहब्बत में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। खुद गर्ज नहीं बना जाता। तुम जिद्दी हो, बस उन्हें किसी के साथ देख नहीं सकती। छोड़ दो जिद, उसकी हो जाओ जो तुमसे मोहब्बत करता है। तैमूर ने कुछ समझाना चाहा, लेकिन वीरा का दिमाग माउफ हो चुका था। समझ न सकी। नफ़ी में सर हिलाती बस रोई जा रही थी। तैमूर ने उसे बेड पर बैठाकर कंफर्टर उड़ा दिया। वो अभी भी रो रही थी। सारी चीज़ें जो नीचे गिरी हुई थी वो एक साइड पर करके बाहर आ गया। लंबी सांस लेता अपने रूम में चला गया। उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में वीरा की ये हालत उसके पेरेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ ना होती। नज़ालिया ने दूसरे ही दिन एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे दिया था। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसे फ़ौरन ही अपॉइंट कर लिया गया था। अपनी मामा से भी बात कर ली थी। उन्होंने चंपे से उसकी सारी बातें सुनी थी, जिसमें बस यही बताया था वो शहरयार से लड़कर आई है और अब वहाँ जाना नहीं चाहती। कब तक ये बात छुपनी थी, इसलिए बेहतर था वो खुद ही बता दे। शबनम को भी अपनी बेटी का यूँ आना खटक रहा था। शादी के बाद से वो जॉब की वजह से कभी रुकने नहीं आई थी, बस मिलने ही आती थी। लेकिन अब यूँ अचानक आना, अब सारा मसला जानकर वो उसे समझा रही थी। बेटा यूँ घर छोड़कर नहीं आ जाते हैं, औरत को ही कुर्बानी देनी पड़ती है मेरी बच्ची। नहीं मालूम किस बात से मेरी बच्ची हर्ट हुई है, लेकिन जो भी बात है उसे शहरयार के साथ क्लियर करके रफा दफा करो। उन्होंने समझाने की भरपूर कोशिश की। मामा आप नहीं जानती, ना मैं आपको बता सकती हूँ शहरयार ने क्या किया है मेरे साथ, बल्कि किसी मासूम के साथ। बस मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। आंखों में आंसू लिए वो बरका को सुलाने की कोशिश कर रही थी। मामा आप ही को परेशान नहीं करें, इतने साल बाद रुकने आई हैं। मेरे भांजा भांजी भी मामू नानी को थोड़ा जानेंगे। शहरयार भाई को अगर उनका एहसास होगा तो मनाने आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। इजहाद को मुसलसल माँ की तफ्तीश पर नज़ालिया के हक़ में बोलना बेहतर लगा था। आप जॉब नहीं करें, बस अपने बच्चों पर ध्यान दें। मैं हूं ना, सब हो जाएगा। वैसे गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपकी एक अदद देवरानी आ गई है। मेराम आपका छोटा भाई कोर्ट मैरिज कर चुका है अपनी मुलाजमा से। इजहाद ने आखिर में मेराम का तमस्खर उड़ाया तो नज़ालिया शॉक्ड हुई। हर एक के लिए यह खबर शॉकिंग ही थी। अहमर आया से? नज़ालिया ने उस बात की तस्दीक चाही। जी शायद यही नाम था अजीब सा। लड़की बहुत प्यारी ढूंढी है वैसे। मुझे तो लगा था वीरा से करेगा शादी, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया। नज़ालिया की खुशी से दमकते चेहरे पर नज़र पड़ी। आप क्यों खुश हो रही हैं? इजहाद को यही बात तो बुरी लगती थी। मेराम का जहाँ जिक्र आता था वहीं नज़ालिया खुश हो जाती थी। हाँ, क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद थी शुरू से। बहुत अच्छा किया मेराम ने उस मासूम को, तुम मालूम ही नहीं है यहाँ कैसे कैसे लोग हैं। अच्छा है मेराम के अंडर रहेगी तो महफूज रहेगी। नज़ारिया ने कहते हुए मोबाइल उठाया और बरका को लिए रूम में आ गई। उसे मेराम को मुबारकबाद भी तो देनी थी और माफ़ी भी मांगनी थी। कितना हर्ट किया था दोनों को सिर्फ शहरयार की खातिर। अहमर आया को दूसरे दिन मेराम फ्लैट में छोड़े अपने नए प्रोजेक्ट पर साइन करने जा चुका था। अहमर आया यहाँ वहाँ घूमती थक कर टीवी ऑन किए बैठ गई। हुंजल का कुछ मालूम नहीं था कहाँ थी वो। अहमर आया, अचानक से हुंजल ने उसे आकर पुकारा। अहमर चौंक कर टीवी बंद करती पलटी। कहाँ थी तुम हुंजल? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। पावर से ढूंढना भी चाहा, लेकिन अहमा ने उसे सामने देखा तो जान में जान आई। हाँ, मुझ तक पावर्स नहीं पहुंच रही थी। हम जब मेराम के घर से वापस आ रहे थे तो मैंने एक्वेरियम में एक चीज़ को हल्का सा चमकते हुए देखा था। और पता है जब से मैं मौके की तलाश में थी और मैं वहीं थी छुप कर। फिर मुझे मौका मिला तो उसके अंदर डूब गई और मुझे ये मिला। हुंजल ने कहते हुए अपने कान को ज़ोर से झटका दिया। उसके कान से चमकती हुई लाल अंगूठी बाहर आई। अहमराया खुशी से झूमी उठी थी। अचानक इतना सब अच्छा हो गया था। मेराम इतना ख्याल रख रहा था, पहले की तरह गुस्सा भी नहीं होता था। उसका बिहेव अजीब था, लेकिन जो था अच्छा था। और अब अंगूठी भी मिल गई थी। हुंजल तुम कितनी प्यारी हो। मैं तो भूल ही गई थी मेरी पावर्स अभी नहीं है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। ये पानी में थी जब ही मुझे उसकी सिमत नहीं मिल रही थी। मैं कह रही थी ना मेराम ने उसे छुआ है, उसका कनेक्शन मेराम से है। लेकिन हुंजल तो उसे कुछ नहीं मालूम अंगूठी का। मेराम अहमराया ने जोश से कहते हुए आखिर में खुद से उससे सवाल किया। ये तो वक्त के साथ मालूम होगा अहमराया। यह जब आपकी पावर्स वापस आ जाएं तो मालूम होगा। अब आपके पास रिंग है, मतलब डबल पावर्स। आपकी सोच पड़ने वाली पावर तो होनी चाहिए। हुंजल इतनी खबारी के बाद अंगड़ाई लेते लेट गई थी।
हाँ वो पावर है और मेराम की सोच पढ़ती हूँ। बहुत ही बुरी सोच है हुंजिल उसकी, मेरे बारे में ही सोचता रहता है, एमा ने मुंह बनाते हुए बताया। हुंजल ने उसे देखा और फिर से मुंह पाँव पर टकाकर आंखें बंद की। उसको तो वो भी नहीं समझा सकती थी। हुंजल मेहराम कहता है मैं उसकी वाइफ हूँ। एमा राय ने उसके सोने पर मुंह बनाते एक और बात बताई। क्या? अचानक से हुंजल की नींद उड़ी और चिल्लाते हुए हुंजल ने दोबारा पूछा। हुंजल बच्चों की तरह मत नहीं करो। मेराम ने एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया जिससे अब मैं कानूनी तौर पर उसकी जिम्मेदारी हूँ और साथ वाइफ भी, समझी कि नहीं? जो बात उसे खुद को समझनी चाहिए थी वो हुंजल को समझा रही थी। आप ज़रूर एलोवान से अपनी सारी पावर छिनवाएंगी। ये आपको पता है इस दुनिया का रिश्ता है। अब आप उसे कैसे निभाएंगी जबकि आपको तो यहाँ से जाना है? मेराम को तकलीफ देंगी? अब बस और कुछ नहीं, आपको समझ तो कुछ आता नहीं लेकिन काम कर लेती हैं। निभाएं अब यह रिश्ता। मुझसे ही पूछ लेती हैं आप आखिर कर क्या आई हैं? मतलब मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। आपको एलेवान बताएंगी। मैं भी कहूँगी पावर्स के साथ एमआरआई को अकल भी दे देनी थी। एलेवान किसके साथ मुझे इस अर्थ पर भेज दिया है? हुंजल ने वाइफ वाली बात पर एमआरआई को जो सुनाना शुरू किया, एमआरआई का मुंह ही खुल गया। वो सुनाते हुए दुहाइयाँ दे रही थी। काश उसके पास इतनी अकल होती कि ये दुनिया समझ आ जाती। हुंजल गुस्सा करने के बाद पहले एमा के कमरे में गई। वहाँ मेराम का सामान देखती बड़बड़ाते हुए मेराम के रूम में चली गई। एमआरआई बेचारा सा मुँह बनाकर रह गई। आखिर क्या मतलब था इस बात का? मेराम से पूछे कि आखिर वाइफ बनाया ही क्यों है उसे? डिनर के टाइम लौटा तो हाथ में खाने पीने की चीज़ें थी। एमआरआई कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना मेरे बिना? मेराम ने सामने मुंह फुलाए बैठी हुई एमा को देखकर पूछा। उसे लगा शायद उसके ना होने की वजह से नाराज़ है वो। पहले ये बताओ वाइफ क्या होता है? उसने सवाल करते घूरते हुए सब बातों को नज़रअंदाज किए पूछा। मेराम ने मुस्कुराहट दबाकर सामान रखते उसे करीब कर लिया। मेराम, तुम कुछ अजीब बिहेव करते हो, दूर रहकर बताओ। एमआरआई उसके अंदाज को नासमझी से देखते हुए दूर करने लगी, जबकि मेराम का नर्म हिसार सख्त हो गया था। तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे सवाल तहरीर हैं राया, जिन्हें मैं आराम आराम से अपनी मोहब्बत केयर से दे दूंगा। तुम ना भी समझो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं नहीं चाहता तुम कभी समझो। तुम्हारा ये भोला अंदाज ही तो मुतासिर करता है। तुम्हें अक्सर मिलने वाले लोग डोल, प्रिंसेस कहते होंगे, लेकिन तुम मेरे लिए इससे बढ़कर हो। बस ये समझ लो वाइफ का मतलब कि अगर राया मेराम की दुनिया में नहीं तो मेराम फिर कहीं नहीं, समझी? मेराम ने नर्म गिरफ्त करते मुस्कुराकर नाक को चूमा और उसी एमा के अंदाज में ही समझाना चाहा। वो ढीली सी टी शर्ट और ट्राउज़र में पिछली रात वाले हुलिये में थी। लेकिन मेराम, मुझे जाना। वो भी बोल ही रही थी, मेराम ने चुप करवा दिया और उससे लिए किचन में आ गया। हाथ में उसने अपनी रिंग पहनी हुई थी। वह सब भुलाए मेराम के साथ शरारतों में मसरूफ़ हो गई थी। वो बताने वाली थी कि वो चली जाएगी, लेकिन मेराम को उसकी भूख की ज़्यादा फिक्र थी, लिहाजा किचन में प्लेट में सब सामान निकालते हुए एमा को देख रहा था, जो सब चीज़ें देखकर नदीदों की तरह प्लेट में डालने से ज़्यादा मुंह में डाल रही थी। मेराम अब उसे मैनर्स के नाम पर कुछ नहीं कहता था। वो मेराम के साथ थी तो मैनर्स फॉलो करवा कर क्या करना था? मेराम ने उसके मुंह में जाता हुआ हाथ अपने मुंह में डाल दिया और मज़े से चिकन का लेग पीस खाने लगा। एमा के साथ रहकर वो अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहा था। एमा ने मुंह बनाते हुए उससे सारी खाने की चीज़ें छुपा दी। मेराम कहका लगाते हुए उसे बच्चों जैसी हरकतें करते हुए देख रहा था। राया, तुम्हारे निशान ठीक नहीं हो रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। वो अचानक निगाह पड़ने पर बाजू और चेहरे पर काले निशान देखकर उन पर नरमी से हाथ रखकर बोल रहा था। ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, फिक्र नहीं करो, मुझे दर्द नहीं होता। एमा ने बेतासुर चेहरे से अपने निशान देखे। उसका कोई भी जख्म बिना पावर्स के ठीक नहीं होता था। अब उसे ठीक करने के लिए इंतज़ार ही करना था। यह वक्त भारी है राया, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। देखो ये निशान मुझे बुरे नहीं लग रहे, लेकिन मुझे एहसास दिलाते हैं मेराम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका। मेराम मरहम लगाता हुआ पछतावे की जद से ज़्यादा अपने भाई भाभी के अमल पर शर्मिंदा था। इस कदर शर्मिंदा था खुलकर एमा से जिक्र भी नहीं कर पा रहा था। ओके, तो आगे निभा लेना जिम्मेदारी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मज़े मज़े के खाने हैं। एमा ने चिप्स को मुंह में डालकर मेराम से चटखारे लेकर कहा तो मेराम हंस पड़ा। सारी बात जाकर खाने पर रुकती थी। बस मैं अब मॉडलिंग के बाद फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलूँगा। राया भी खुश और मेरा कारोबार भी चले, लेकिन तुम जितना खाती हो ठपी हो जाना मेरा कारोबार। पैसे भी नहीं होते तुम्हारे पास। मेराम ने मुस्कुराकर आइडिया पेश करने के बाद खुद ही रद्द कर दिया। मरहम लगाकर वो पीछे हटा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे खाने दो, बहुत बोलते हो। हमेशा वाला डायलॉग एमा ने कहा तो मेराम दोबारा हंस पड़ा। ये रिंग बहुत प्यारी और अलग है, किसने दी? मेराम की निगाह चमकती हुई रिंग की जानी पड़ी तो कुछ चौंका।
मेरी है, मेमा ने दी थी, गुम हो गई थी। हुंजल ढूंढ कर लाई है, बहुत कीमती है ये। मेराम ने एमा के हाथ थाम कर रिंग को देखा। उसकी माँ का नाम सुनकर कुछ पुरसकून सा हुआ। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? एक और सवाल आया। मेराम ने आज ही सारे सवाल करने का सोचा हुआ था। पता नहीं, कहीं गिर गया होगा शायद। कंधे उचकाकर एमा ने जवाब दिया। ओके, कल तक मिल जाएगा। कोकी से कम बातें किया करो। जब भी उससे पूछो किससे बात करे, वो तुम्हारा नाम लेता है। मेराम ने अब के खफा और सर्द नज़रों से उसे घूर कर कहा। हाँ, तो तुम बात नहीं करते तो किसी से तो करूँगी ना। कोकी फ़ौरन आंसर देता है और कॉल करके हाल भी पूछता है। अपनी टी शर्ट पर गिरे कैचअप को साफ करते वो उल्टा उससे खफा हो गई थी। ओके, अब मैं एनी टाइम तुमसे बात करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बस मुझसे ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देना। मेराम ने कहने के बाद जताने के लिए आंखों पर अपने ठंडे लब रख दिए थे। एमा घूर कर पीछे हटी। मेराम सब समेट कर फ्रेश होता रूम में पहुंचा तो एमा पुरसकून से सो रही थी। मेराम ने दराज होते हुए उसे खुद से करीब कर लिया था। निशान पर हाथ फेरते लब भेज गया। यह निशान उसे सुकून नहीं लेने दे रहे थे। नज़ारिया की कॉल्स को उसने अटेंड ही नहीं किया था। वह भी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। एमा के निशान पर लब रखते अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था या उसके दुखों का मुदावा करना चाह रहा था। एमा कसमसा कर दूर हुई, लेकिन मेराम ने वापस अपने हिसार में कैद कर लिया। शहरयार नज़ालिया को कॉल करते करते थक चुका था। वह कॉल नहीं उठा रही थी। अजहाद को कॉल करने पर मालूम हुआ वो हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। शहरयार को बुरा लगा, वो अपना क्लिनिक होने के बावजूद भी एक आम सी जॉब कर रही थी। हमायूं और माह कामिल ने मुकम्मल तौर पर उससे बात करना बंद कर दी थी और उनका इरादा मेराम के पास जाने का था, लेकिन मालूम नहीं था वो है कहाँ। इसलिए वो बस शहरयार के घर से दूर होना चाहते थे। हमायूं ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था और वो दोनों शहरयार को अकेले छोड़कर जा चुके थे। शहरयार अकेले घुट घुट कर रह रहा था। कोई उस पर तरस नहीं खा रहा था। उसके माँ बाप भी छोड़ गए थे। अब कौन बचा था तो शहरयार का साथ देता। शेख ने पैसे वापस मांगे थे। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो किससे जाकर फरियाद करे। अगर शेख की रकम ना लौटाता तो वह बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता था। शहरयार बाल नोचते हुए पागल होने के करीब था। सब कुछ बिगड़ चुका था। क्या हो जाता वो सब ना करता। कम अज़ कम बड़ा बिजनेस ना होता, लॉस हो जाता, रिश्ते तो बच जाते। लालच और हवस ने उसे अकेला कर दिया था। इतनी जल्दी गुनाहों की सज़ा मिल जानी थी, उसने ये सोचा ही कब था। दिन पर लगाए गुजर रहे थे। ऐसे में मेराम शूटिंग भी कर रहा था और एमा को भी मुकम्मल वक्त देता था। कभी कभी एमा मेराम से जिच हो जाया करती थी और हुंजल से शिकायत करती, जिसका सिंपल सा जवाब आता था, और करो शादी, आपको तो एलवान बताएंगी। एलवान लफ्ज़ एलियंस में हाकिम के लिए था और एमआरआई की मेमा सब एलियंस की हाकिम थी, जिसकी वजह से सब उन्हें एलवान कहते थे। हुंजल तो खुद भी डरी हुई थी, जब वो लोग वापस जाएंगे तो क्या होगा उनके साथ। अंगूठी की मदद से वापस जाना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से नो रिस्पॉन्स था, जिसका वाज़ेह मतलब था और वक्त इस अर्थ पर गुजारना है। एमा बेजार हुई, मेराम के अलावा कुछ भी नहीं था इस अर्थ पर। हुंजल को खुद भी जाने की जल्दी थी, लेकिन जो एलवान ने उनके लिए तय किया था उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी। अभी भी एमा राया आराम से पाँव फैलाए बैठी हुई थी। हुंजल बाहर तफरीह करने के लिए गई हुई थी। मेराम शूटिंग पर था। सोचे क्यों ना मेराम को तंग किया जाए, और कोके भी तो अब मिलता नहीं था, उससे भी मुलाकात कर ली जाए। अचानक अपने ख्याल से चूक कर तैयार होने भागी। एक शॉर्ट फ्रॉक कबर्ड में हैंग था। मेराम की ख्वाहिश थी कि एमा वो पहने, लेकिन एमा ने साफ इनकार कर दिया था, जिस पर मेराम ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसे कुछ चेंज लुक खुद को देना था। वापस जाकर एक लंबा जब्बा ही तो पहनना था। इससे अच्छा था यहाँ हर किस्म के कपड़े ट्राई कर ले। एमा शॉर्ट फ्रॉक और फ्लैपर लेकर बात लेने चली गई। अभी शाम ही हुई थी और मेराम बोल कर गया था कि 10 बज जाएंगे आते आते। शावर लेने के बाद गीले बालों को सुखाया। दुपट्टा लेने का कोई इरादा नहीं था, सो उसको वहीं फेंक दिया। कानों में हल्के टॉप्स पहने, हाफ बालों में बैंड डाला, लाइट पिंक लिपस्टिक लगाकर खुद को भरपूर जायजा लिया। सब परफेक्ट था। उस पर लाल रंग का ये ड्रेस खिल रहा था। सफ़ेद रंगत उस ड्रेस में मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। एमा ने हुंजल को बताया कि वो कहीं जा रही है, जिस पर उसे सिग्नल मिल चुका था वो अभी नहीं आ रही। एमा पावर्स की मदद से सेट पर पहुंच चुकी थी। वो उनके सामने दरवाजे से आई थी, लेकिन उसकी अचानक आमद से हर कोई उसे देखता मेराम का नाम ले रहा था। अब तो सबको ही मालूम हो चुका था कि वो मेराम की वाइफ है। इधर उधर घूमते उसकी नज़र कोकी पर गई, जो किसी से बात करते हुए दिखाई दिया। अलबत्ता मेराम कहीं नहीं था। वो इतनी तैयारी के बाद पाँव में कैनवस शूज़ पहनी हुई थी। सब अजीब नज़रों से उसके पाँव को देख रहे थे, तो कोई मेराम पर रश्क कर रहा था। इतनी हसीन वाइफ उसे मिलना कोई तोहफ़ा ही था, और मेराम क्या बताता ये तोहफ़ा क्या चीज़ थी। मेराम एक रूम में बंद अगली शूट के लिए ड्रेसिंग कर रहा था। हेलो कोकी।
एमा कोकी के पीछे पहुंची। आप यहाँ एमा राया? क्यों इस हुलिये में यहाँ आई हैं? क्या आप मेराम सर को नहीं जानती? वो उसे तैयार श्यार सा देखकर नफ़ी में गर्दन हिलाता सबको देख रहा था जो उसी को देख रहे थे। कुछ नहीं कहते तुम्हारे मेराम सर, मैं उनकी वाइफ हूँ, नाक चढ़ाकर कहती वो कोकी को हंसा गई थी। चले मेरे साथ, यहाँ आपको सर ने देख लिया तो आप तो गई। कोकी से जल्द अज जल्द लोगों की नज़रों से दूर करना चाहता था। वो कोकी के पीछे चलती हुई उसी रूम के दरवाजे तक आ गई जहाँ मेराम तैयार हो रहा था। कम इन। कोकी के दरवाजे पर दस्तक देने पर अंदर से मेराम की भारी आवाज़ आई। मैं नहीं जा रहा, आप जाएं और अपने हस्बैंड की डांट सुने। कोकी कहकर वहाँ से 9-11 हुआ। एमा उसे भी अपने साथ घसीट लेती और कोकी को मालूम था मेराम ने साफ लफ्ज़ों में उसे एमा से दूर रहने का कहा था। कोकी महसूस कर सकता था मेराम किस हद तक एमा राया से मोहब्बत करने लगा था, लिहाजा उसे भी जाना मुनासिब नहीं लगा। मेराम जो कफ लिंक्स बंद कर रहा था एमा की अचानक आमद पर चौंक सा गया। तुम यहाँ? वो नासमझी से देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, तुम मुझे अकेले छोड़ आते हो, हुंजल भी चली जाती है, मैं क्या करूँ अकेले, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। एमा ने बताते साथ पूरे कमरे का जायज़ा लिया जहाँ हर चीज़ फैली हुई थी। मेराम का दिमाग भग से उड़ा। वो वहाँ उससे मिलने तैयार होकर आई थी। तुम्हारा दिमाग जगह पर है एमा राया? मेराम ने दांत कचकचाकर उसके बाजू को दबोचा। क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रहे हो? एमा ने नासमझी से उससे पूछा। क्योंकि तुम मुझसे मिलने आई थी तो सिर्फ और सिर्फ मैं देखता ना, बाहर भी लोगों ने देखा होगा, बोलो। वो सख्ती से पेश आ रहा था। एमा का यहाँ आना उसे सख्ती से पेश आने पर मजबूर कर गया था। वो इतनी प्यारी ड्रेसिंग किए यहाँ आई थी। हाँ, सब मुझे देख रहे थे और पाँव को भी। एमा ने कहते हुए पाँव की जानिब उसकी तवज्जो दिलाई, जिसे खुद नहीं मालूम था पाँव में शूज़ देखकर सब हैरान क्यों थे। मेराम ने नीचे देखा तो बेख्तियार कहका लगाने लगा। वो इतना प्यारा तैयार होने के बाद कोई स्लीपर या सैंडल पहनने के बजाय शूज़ पहने हुई थी। राया, क्या चीज़ हो तुम यार, मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो होने देती, कोई फजूल हरकत लाजमी करनी है तुमने। मेराम हंसी से बेहाल होते हुए एमा के गाल खींचने लगा। एमा मुंह बनाती एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। क्या मेरी याद आ रही थी? मेराम ने उसकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। पता नहीं, बस अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था, चलो ना घर चलते हैं। वो भोलेपन से कहती हुई मेराम की जानिब पलटी और उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई। उफ़ एमा, बहुत बुरी हो तुम, कभी झूठ ही बोल दिया करो। मेराम की याद आ रही थी, बस अकेले नहीं रहना है। मैं अभी नहीं जा सकता राया, वो मुझे शूट करना है। देखो मुकम्मल रेडी हूँ, बस थोड़ी देर में चलते हैं, तुम यही रहना, बाहर नहीं आना। वो उसके चेहरे को हाथ में थामे बस हो रहा था। काम और एमा जब दोनों साथ होते तो उससे काम से चिढ़ होने लगती थी। वैसे ही मुकम्मल मुश्किल से शूटिंग पर आ रहा था। मज़ीद एमा ने यहाँ आकर उसका दिल बेईमान कर दिया था। मेराम ने उसकी मुड़ी हुई आस्तीनें ठीक की और नीचे बैठकर पंचे ठीक किए। वो पाँव में आ रहे थे जिससे वो गिर भी सकती थी। मेराम उठ खड़ा हुआ। यहीं रहोगी ना? मेराम को मालूम था अगर एक बार वो प्रॉमिस कर ले तो नहीं तोड़ती थी, इसलिए यकीन दहानी चाहिए। हाँ, यहीं रहूँगी, लेकिन अगर तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ आ गया तो भाग जाऊँगी। एमा को किसी पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। ओके, भाग जाना, मोबाइल है ना, बस कॉल मिला देना, बाकी आगे का काम मेरा, और यहाँ कोई मेरी इजाज़त के बिना नहीं आता है, डोंट वरी। मेराम ने उससे सुबह ही न्यू मोबाइल ला कर दिया था, जिसमें एक लोकेशन कार्ड भी डाल दिया था। अगर वो कभी किसी ऐसी जगह हो जो मेराम को मालूम ना हो तो वो जा तो सकता था, उसे महफूज कर सकता था। मेराम ब्लैक डिनर सूट में वजीह लग रहा था, लेकिन एमा का इस तरफ ध्यान ही कब जाता था। एक मुकम्मल इंसान उसकी इतनी परवाह करता था, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। एमा बस ट्रस्ट की हद तक ही मेराम से रिलेट करती थी। मेराम ने जितनी जल्दबाजी में अपना काम मुकम्मल किया था कि सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वह सब समझ सकते थे अपनी बीवी के आने के बाद मेराम से कोई काम भी नहीं हो रहा था। पल पल घड़ी में टाइम देखते मेराम ने गुजारा था, और वहाँ एमा नर्म से सोफे पर बैठी बैठी सो चुकी थी। उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी। अब एमा रिलैक्स थी। मेराम का इंतज़ार करते करते सो गई। अगर मेराम से प्रॉमिस न किया होता तो वो कहीं और चली जाती, सैडो से ही मिल लेती। सबसे ज़्यादा उसे उन दोनों की फ़िक्र थी। मेराम जब जल्दबाजी में शूटिंग करके लौटा तो एमा को सोता हुआ पाया। पाँव नीचे लटकाया, गर्दन को तिरछा किए वो सो रही थी। 2 घंटे तक वो अकेली रही थी। मोबाइल भी साथ पड़ा हुआ था। मैसेज की चैट ऑन थी, शायद वो बात करते करते सोई थी। मेराम उसके पास पंजों के बल बैठा, मोबाइल ऑन किया। कोकी और एमा राया की चैट सामने थी, जिसमें वो मेराम के आने का पूछ रही थी। साथ ये भी पूछ रही थी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे मेराम ने पैसे दिए हैं, वो उसे ले देगी। मेराम चैट पढ़ते हुए एमा के पास जा बैठा। जिसके पास खुद मोबाइल नहीं था वो दूसरों को दिला रही थी। जिसके पास कल तक खाने के पैसे नहीं थे वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने का सोच रही थी।
मेराम का दिल चाहा खुद में छुपा ले, कहीं ले जाए ऐसी जगह जहाँ उस मासूम को कोई ना जाने, सिर्फ मेराम हो और वो हो। मेराम ने माथे पर बिखरे हुए बालों को पीछे किया। वो इतनी प्यारी लगती थी कि मेराम का दिल बार बार देखने के बाद भी पहले की तरह ही धड़कता था। मेराम नहीं चाहता था कोई उसे देखे, बात करे। जो वो उसे मिली है, उसके साथ रही है, तो सारे हक उसी के थे। मेराम को याद आया वो कैसे उससे मिलने पर करीब आती थी, उसके दिल पर हाथ रखती थी। हर अंदाज, हर अदा उसकी निराली थी। अब मेराम के पास जाने पर घूरती थी, उल्टे सवाल करती थी। मेराम तकते रहने के बाद उठा और बाहर झांका। काफ़ी लोग जा चुके थे, बस 2-3 लोग ही मौजूद थे। मेराम ने एमा को गोद में उठा लिया और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी तक पहुंचकर डोर ओपन किया। उसे जैसे बिठाया एमा जाग गई। मेराम सीट बेल्ट बांध रहा था। क्या तुम फ्री हो गए? अपना सर मेराम के कंधे से टकाते उसने सवाल किया। गर्दन तिरछी होने से दुख गई थी। हाँ, बिल्कुल फ्री हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है और नींद भी आ रही है? मेराम कमर झुकाए खड़ा था। एमा ने अपना सर नहीं हटाया। मेराम कैसे मना करता उसे, इसलिए अनकंफर्टेबल ही खड़ा रहा। हाँ, दोनों ही लग रही हैं, नींद, भूख। वो बंदी आंखों से बताते हुए अपना सर सीट पर टका गई। ओके, मैं कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए, फिर खाकर सोना। मेराम चेहरा थपथपाकर दूसरी साइड आकर सीट पर बैठ गया। मेराम ने बिरयानी और कुछ चीज़ें ली, फिर डायरेक्ट फ्लैट के सामने ही गाड़ी रोकी। एमा गुनूदगी में थी। गार्ड को सामान पकड़ाया और एमा को गोद में बाहर निकाला। गार्ड से सामान लिया और लिफ्ट में दाखिल हो गया। शुक्र लिफ्ट में उनके अलावा कोई नहीं था। मेराम फ्लैट में आ गया। हुंजल अंदर ही थी। उन्हें देखकर पास आ गई। मेराम एमा को बेडरूम में लटा आया। एमा राया, क्या हुआ है आपको? हुंजल बेताबी से पूछ रही थी। नींद आ रही है हुंजल, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है धीरे धीरे जाने का वक्त नज़दीक आ रहा है। एमा बताते हुए भी गुनूदगी में थी। एमा राया, मेराम का क्या होगा? मुझे इस दुनिया में सिर्फ वही पसंद है और हम उसका दिल तोड़ेंगे? वो बोल रही थी, अफसुर्दा थी, लेकिन एमा नींद में समझ नहीं पाई। हुंजल वहीं कारपेट पर बैठ गई। मेराम रूम में आया। उसने एक गिलास पानी का भी नहीं पिया था। आते साथ ही एमा के खाने की फिक्र में लग गया था। ट्रे में सब सामान लाता उसके सामने रख गया। राया, ये देखो खाना लाया हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं। बिरयानी है। हुंजल, क्या तुम्हें भी दूँ कुछ खाने को? वो एमा को उठाते हुए हुंजल से पूछने लगा, जो उन दोनों को देख रही थी। वो म्याऊं म्याऊं करने लगी। क्या कह रही है हुंजल राया? मेराम ने हुंजल से पूछा। नहीं खाएगी वो, उसे भूख नहीं है। एमा ने उसका जवाब पहुंचा दिया और टेक लगाते हुए बैठ गई। मेराम खुद भी खाता, उसे भी खिलाता जा रहा था। हुंजल ने बेताबी से मंजर देखा। वो दूसरी दुनिया की मखलूक से रिश्ता बना चुका था, मुहब्बत भी कर बैठा था और आगे नुकसान भी उठाने वाला था। हुंजल के बस से बाहर था। मेराम को भी वो दुखी देख नहीं सकती थी। इस दुनिया में उसने ही तो उनकी मदद की थी। एमा को बहुत सी बातें सिखाई थी। शायद मोहब्बत भी सिखा देता, लेकिन क्या मोहब्बत समझकर निभाने तक एमा वहाँ रहती? नहीं, ऐसा नहीं होता। हुंजल का बस नहीं चल रहा था वो मेराम को बता दे सब। मेराम ने खाना खिलाने के बाद पानी पिलाया। जिसे एमा ने पानी पिया, अब उसे ये पानी नुकसान नहीं देता था। अगर देता तो अंगूठी उसी के पास मौजूद थी। मेराम ट्रे रखकर लौटा तो उसे बैठे हुए सोता पाया। हुंजल जा चुकी थी। मेराम ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी राया? उसका यूं निढाल होना मेराम के समझ में नहीं आ रहा था। ठीक हूँ, एमा ने कहते हुए मेराम की कमर पर हाथ बांध दिया। मेराम ने झुककर उसे बोसा दिया। वो बिना ड्रेस चेंज किए सो चुकी थी। मेराम ने आराम से उसका सर तकिए पर रखा और शावर लेने चला गया। वापस आकर उसका सर थपकने लगा। बार बार माथा चेक करता। उसे लग रहा था कहीं एमा को बुखार ना हो, लेकिन उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही था। मेराम सर थपकते हुए न जाने कब सो गया।